व्हील चेयर पर बैठे तारक मजुमदार को देखकर सभी लोग हैरान होकर अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। अनिका धीरे से तारक की व्हील चेयर को आगे बढ़ाने लगी। उनके गले पर एक प्लास्टर बांधा गया था। उनका शरीर काफी कमजोर लग रहा था। आंखें झुकी हुई थी, मगर तारक को जिंदा देखकर उनके बेटे मेहुल के चेहरे पर चमक आ गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे अपने पापा की व्हील चेयर के पास जाकर मेहुल ने अपनी घुटनों के बल बैठकर कहा, पापा आप जिंदा हो? मेहुल के इस बात पर तारक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे सांस ले रहे थे। हालांकि उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, मगर अपने बेटे के दिल में अपने लिए इस तरह के इमोशंस देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उन्होंने अपने बेटे की ओर देखकर सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स एक के बाद एक तारक की व्हील चेयर के आसपास जमा होने लगे। तभी अनिका ने उन सबको इशारा करते हुए कहा, आप लोग प्लीज थोड़े से दूर रहिए, सर की हालत बहुत नाजुक है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। प्लीज आप लोग उनके आसपास इस तरह भीड़ ना होने दें। अनिका की बात सुनते ही सारे स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। माइक के पास खड़े डिसिल्वा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जंगल में किसी खुले शेर का सामना कर लिया हो। ना तो उनके मुंह से आवाज निकल रही थी और ना ही उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सांस ले पा रहे थे। अचानक ही डिसिल्वा के मुंह से अटकती हुई आवाज में कुछ शब्द निकल गए। उन्होंने माइक पर तारक से कहा, आप जिंदा हैं? ये कैसे हो सकता है? डिसिल्वा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने खुद कैलाश के इंटेरोगेशन रूम में तारक पर गोली चलाई थी। इसके बाद हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने खुद उनके शरीर में एक जहरीला ड्रग इंजेक्ट किया था। इन सब के बावजूद तारक अभी भी जिंदा थे, ये बात उनके लिए किसी जादू से कम नहीं थी। तभी स्पेशल डिपार्टमेंट का ऑफिसर अर्जुन अपनी जगह से उठकर तारक के पास आया। अर्जुन ने व्हील चेयर के ठीक बगल में बैठते हुए उनसे कहा, सर मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी है आपको इस तरह यहाँ देखकर। हम जो कुछ भी देख रहे हैं हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। बहुत कुछ दिया है आपने हमारे डिपार्टमेंट को। आपको खोने का दुख हम सब के लिए किसी श्राप से कम नहीं था। मगर आज आपको यहाँ देखकर मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मगर सर हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन इंटेरोगेशन रूम में हुआ क्या था। हमने कैलाश को अपनी हिरासत में ले लिया है, मगर वो अपना जुर्म कबूलना नहीं चाहता है। बल्कि वो हमसे कह रहा है कि उस दिन आप पर हमला उसने नहीं बल्कि डिसिल्वा ने किया था। अब आपके बयान के बाद कैलाश के झूठ से पर्दा उठ जाएगा और हम जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा उसको दे सकेंगे। बस आपको अपना स्टेटमेंट देना। अर्जुन की बातें सुनने के बाद तारक कुछ कहने की कोशिश करने लगे, मगर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उनकी गर्दन में गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी काफी नसें डैमेज हुई थी। कुछ पलों तक बोलने की कोशिश करने के बाद उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो तेजी से सांसें लेने लगे। तभी अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास ने उन्हें सहारा देकर व्हील चेयर के बैक रेस्ट पर उनकी पीठ टिका दी। कुछ देर तक गहरी सांसें लेने के बाद तारक फिर से डिसिल्वा की ओर देखने लगे। डिसिल्वा के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। वो चाहते थे कि वो किसी भी तरह से कॉन्फ्रेंस रूम से दौड़ लगाकर बाहर निकल जाएं, मगर वो किसी तरह अपने आप को संभाल कर वहीं खड़े तारक को देखते रहे। अर्जुन ने तारक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सर मैं जानता हूं कि आपको बोलने में काफी तकलीफ हो रही है। सर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हम एक कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उस सवाल के बदले सिर्फ इशारा करके बताइएगा कि आपका जवाब क्या है। इसके बाद अर्जुन ने अपनी जगह से खड़े होते हुए पूछा, सर मुझे बताइए कि उस दिन कैलाश अधिकारी के इंटेरोगेशन रूम में जिसने आप पर गोली चलाई थी, क्या वो इस वक्त इस कमरे में मौजूद है? अर्जुन ने इस तरह का सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि उसे यकीन था कि जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था। कैलाश को अपने इंटेरोगेशन रूम में हिरासत में रखा गया था, मगर अचानक ही तारक के शरीर में हरकत होने लगी। उन्होंने अपना दाहिना हाथ धीरे धीरे डिसिल्वा की ओर उठाना शुरू किया। सभी लोग हैरानी से उनको देखने लगे।
कुछ ही देर में सबको ये यकीन हो गया कि तारक ये कहना चाहते थे कि उन पर उस दिन जिस शख्स ने गोली चलाई थी वो डिसिल्वा था। वो स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिस के लिए एक बहुत ही ईमानदार और काबिल ऑफिसर थे। लोगों ने उनके चर्चे कई सालों से सुन रखे थे, यहाँ तक कि खुद इंस्पेक्टर अब्बास उनके अंडर रहते थे। ये बात सभी ऑफिसर बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जब तारक ने डिसिल्वा की ओर इशारा किया तो मेहुल अपनी जगह से खड़े होकर आंखों में पानी और गुस्सा लिए डिसिल्वा की ओर कुछ देर तक देखता रहा। फिर अपनी गहरी आवाज में मेहुल ने डिसिल्वा के पास जाकर उन्हें अपनी कॉलर से पकड़ते हुए पूछा, ये क्या कह रहे हैं पापा? तुमने मेरे पापा पर गोली चलाई थी, तुमने मेरे पापा को मारने की कोशिश की थी, और यहाँ हम सबके सामने तुम कह रहे थे कि तुम मेरे पापा के सच्चे हमदर्द हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा डिसिल्वा, मैं अभी तुम्हारे शरीर से तुम्हारी जान बाहर निकाल लूंगा। जैसे मेहुल ने डिसिल्वा के ऊपर हमला किया, साथी ऑफिसर्स ने मेहुल को कसकर पकड़ लिया और उसे उनसे दूर ले गए। डिसिल्वा अपनी डिफेंस में चीख चीख कर कहने लगे, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों मारूंगा ऑफिसर को? अरे उनकी हालत अभी बहुत नाजुक है और मुझे लगता है इस लड़की अनिका ने ही उन पर किसी किस्म का जादू चलाया है, इसीलिए बिना सोचे समझे वो मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उन्हें मेरे और कैलाश के अंदर का फर्क भी नहीं पता है। जरा तुम लोग उनकी हालत देखो, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो असली और नकली के बीच का फर्क पहचान सके? लोगों को कहीं ना कहीं ये बात भी सच लगने लगी थी। व्हील चेयर पर बैठे तारक ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मुझे अनिका ने जो दवाई दी है वो सचमुच बहुत असरदार है। मेरे दिमाग की नसों में इतना नुकसान पहुंचने के बावजूद कुछ ही दिनों में उस दवाई की वजह से मेरे दिमाग में काफी सुधार आया है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो अपने होशो हवास में कह रहा हूं। मुझ पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। मुझ पर जो हमला किया गया था वो डिसिल्वा ने किया था। इस बार तारक की बात सुनकर स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर तक फिर खामोश रहने के बाद तारक ने धीमी आवाज में फिर से बोलने की कोशिश की, मगर तभी अर्जुन ने उनके सामने माइक रख दिया ताकि उनकी धीमी आवाज भी सभी को साफ सुनाई दे। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब तुम हॉस्पिटल में मुझ पर दोबारा हमला करने पहुंचे थे तब मैं बिल्कुल होश में था, मगर जब तुमने मुझे कैलाश के इंटरोगेशन रूम में गोली मारी थी तब मैं खुद ये नहीं जानता था कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था। तुम तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, मेरे साथ काफी वक्त गुजारा है, तो फिर अचानक ही तुम्हें ऐसा क्या हो गया था कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की। मगर धीरे धीरे हर एक राज से पर्दा उठता गया और अब मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि तुम मेरी जान के दुश्मन क्यों हो। ये कहने के बाद वो फिर से धीमी और गहरी सांसें लेने लगे। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर ऑफिसर अब सिर्फ यही बात सुनना चाहता था कि आखिर डिसिल्वा जैसे आदमी ने ऐसा क्यों किया था। जिस इंसान को किसी भी चीज की कमी नहीं थी, आखिर उस इंसान ने इतने बुजुर्ग और नेक ऑफिसर के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया था। कुछ देर बाद तारक ने फिर से माइक पर बोलना शुरू किया, डिसिल्वा ने ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया है, उन पैसों के लिए जिस पर सबसे ज्यादा हक इस देश के लोगों का था। वो पैसे जो कैलाश ने अंडरवर्ल्ड का डॉन बनकर कमाए थे, वो पैसे जो कैलाश अपने देश के लोगों तक पहुंचाना चाहता था। मगर ये बात ना कैलाश जानता था कि वो जिन पैसों से अपने देश के लोगों की मदद करना चाहता था, वही पैसा मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा। लोगों को अभी भी उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। तब इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी हाथ में पकड़ी हुई एक फाइल लोगों को दिखाते हुए कहा, ये देखो डिसिल्वा का कच्चा चिट्ठा। इनका एक बेटा यूरोप के एक बहुत महंगे शहर में पढ़ाई कर रहा है। उसकी पढ़ाई का खर्च, उसके रहने खाने पीने का खर्च हमारे डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर की तनख्वाह से किया नहीं जा सकता। मगर बात इतनी सी नहीं है।
अभी कुछ ही वक्त पहले इनके साहबजादे ने वहां कॉलेज आने जाने के लिए एक ऐसी कार खरीदी है जो हमारे देश के बड़े से बड़े बिजनेसमैन के लिए भी खरीदना एक सपने जैसा है। उस कार की कीमत है 25 करोड़ रुपए। जरा पूछिए डिसिल्वा से कि उनके पास इतने रुपए कहां से आए। अब्बास की बात सुनते ही डिसिल्वा अपने साथी ऑफिसरों की आंखों में अपने लिए नफरत देखने लगे थे। वो अटकती हुई आवाज में लोगों से कहने लगे, ये सब झूठ है। मेरे बेटे ने इतनी महंगी गाड़ी नहीं खरीदी। अरे वो तो वहां खुद ही काम करता है, खुद ही अपनी कॉलेज की फीस भरता है। मैं नहीं जानता कि इंस्पेक्टर अब्बास इस तरह की कहानियां क्यों बना रहे हैं। तभी माइक पर फिर से तारक की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने कहा, ये कहानी इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इस कहानी में सच छुपा है। वो सच जो तुमने दफन करने की कोशिश की थी। मेरे साथियों, 5 साल पहले जब मैंने रिटायरमेंट लिया तो मैं चाहता था कि मैं कैलाश को ये बता दूं कि मैं अब ड्यूटी से रिटायरमेंट ले रहा हूं और आज के बाद एक अंडरकवर कॉप होने के नाते कैप्टन डिसिल्वा से कांटेक्ट किया करेंगे। तारक के मुंह से जब ये बात निकली तब स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर इस बात को सुनकर हैरान रह गए कि जिस कैलाश को वो लोग अब तक हत्यारा समझ रहे थे वो उन्हीं के डिपार्टमेंट का एक स्पेशल ऑफिसर था। तारक ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रिटायरमेंट लेने से कुछ ही दिनों पहले मेरी तबीयत काफी खराब हो गई। मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। उसी दौरान कैलाश के बारे में मैंने सब कुछ कैप्टन से कह दिया। किस तरह वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए विदेश में रहकर ऑपरेट करता है, किस तरह से कमाया हुआ पैसा मुझे भेजकर देश के गरीब लोगों तक पहुंचाता है। मगर तभी डिसिल्वा की नजर उन पैसों पर पड़ी। उन्होंने कैलाश को कभी नहीं बताया कि मैं रिटायर हो चुका हूं। वो यही समझता रहा कि वो ईमेल के जरिए जिससे बातचीत कर रहा है वो तारक मजूमदार थे। कैलाश हमेशा की तरह करोड़ों रुपए देश के गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए डिसिल्वा को भेजता रहा, मगर वो पैसा देश के गरीब लोगों तक कभी नहीं पहुंचा। वो सारा पैसा डिसिल्वा ने अपने कब्जे में कर लिया और अब आगे की कहानी खुद डिसिल्वा अपने मुंह से सुनाएंगे। स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे लोग हैरानी से डिसिल्वा की ओर देखने लगे। तभी डिसिल्वा ने अपनी जेब से अपनी पिस्तौल निकालकर अनिका की ओर तान दी।